डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सम गुड क्वेश्चंस ऑन द स्कोप ऑफ इनकम फॉर सीए इंटर टैक्सेशन। स्कोप ऑफ इनकम के जो क्वेश्चंस है ये दो चीजों पे डिपेंड करेंगे फ्रेंड्स। एक मेरा डिपेंड करेगा रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर और एक डिपेंड करेगा सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। इन दोनों के ऊपर स्कोप ऑफ इनकम डिफाइन करेंगे। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी मैं बीच में समझाऊंगा। मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस और सेक्शन 9 डीम्ड टू एक्रू और राइज पे सेपरेट वीडियो डाल रखा है। आज हमारा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में रहेगा, जिसमें मैं बीच में आपको दोनों कॉन्सेप्ट को भी एक बार टच करके दिखाऊंगा। Mr. X, being a citizen of USA, was pursuing his education in India since 1424. He completed his education on 31st March 25 and got employment in Indian company on 1425 at a monthly remuneration of 2 lakh. He was sent to UK on a project and leaves India on 30th June 25. During his stay in UK, he provided consultancy service to his friend in India, and that friend paid 1 lakh rupees to X in USA. He came back to India on 1/3/26 and salary for the entire year was received in USA bank account. Determine X taxable income for 25-26. अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलूंगा, जब भी दो चीजें आएंगी, या तो आएगा फॉरेन सिटीजन या हम सिंपल कह सकते हैं फॉरेनर, या आएगा आपकी फॉरेन इनकम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले किस चीज पे अराइव करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो जब भी फॉरेनर या फॉरेन इनकम का क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पे अराइव करना है। अब हम इसका रेजिडेंशियल स्टेटस समझते हैं। मिस्टर एक्स जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। अब सिटीजन ऑफ इंडिया, सॉरी माय मिस्टेक, मिस्टर एक्स जो है सिटीजन ऑफ यूएसए, ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, नाइदर सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट पीआई ऑफ इंडिया। उसमें बड़ा सिंपल सा है, स्टे इन प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर, और स्टे इन प्रीवियस ईयर फॉर 60 डेज और मोर, एंड स्टे इन प्रीसीडिंग 4 ईयर फॉर 365 डेज और मोर। अगर ये दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दैट इंडिविजुअल विल बिकम रेजिडेंट। देन विल फर्दर चेक वेदर ही इज अ रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देगा, देन ही विल बिकम अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो कौन सी है, नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ पास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, और स्टे इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस इन पास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होते ही इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इस लॉ के बाद हम समझते हैं एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या है फ्रेंड। अब एक्स स्टे इन इंडिया इन PY 25-26 फॉर मोर देन 60 डेज। अब वो इंडिया में कब से कब तक रहा है, देखिए वो रहा है 1/4/25 से लेके वो रहा है 30/6/25 तक। अगर हम बात करें तो लगभग 90 डेज हो गए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को, क्योंकि मुझे चेक 182 डेज तो रहा नहीं। कैसे, अब वो इंडिया में कब आया, 1/3/26 को, कब तक रहा, 31/3/26 तक। तो आप देखेंगे टोटल 182 डेज से तो कम रहा है, पर 60 डेज से ज्यादा रहा है। तो हमने एग्जैक्ट डेज को ना कैलकुलेट करते हुए सिंपल बोल दिया, मिस्टर एक्स स्टे इन इंडियन PY 25-26 फॉर मोर देन 60 डेज। अब वो इंडिया में पिछले 4 सालों में फ्रेंड कितना रहा है, अब हम समझते हैं। वो इंडिया में कब से आया है, 1/4/24 से वो एजुकेशन परस्यू कर रहा है, कब तक, 31/3/25 तक। इसका मतलब वो पिछले साल इंडिया में पूरे 365 दिन इंडिया में रहा है। तो वी कैन से मिस्टर एक्स इन इंडिया स्टे इन इंडिया 365 डेज इन पास्ट 4 ईयर्स। तो इसके बेसिस पे हमने क्या बोल दिया, रेजिडेंट। नाउ वी नीड टू चेक वेदर ही इज अ ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मिस्टर एक्स स्टे इन इंडिया फॉर लेस देन 729 डेज इन पास्ट 7 ईयर्स, क्योंकि वो इंडिया में 1/4/24 को है, उससे पहले था नहीं। इसका मतलब वो इंडिया में 729 दिन से कम रहा है, तो उसका स्टेटस क्या हो गया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब फ्रेंड इसके बाद हमने कंक्लूड क्या कर दिया, स्टेटस इज RNOR। अब इस स्टेटस को ध्यान में रखते हुए विल कम टू नो, विल अराइव एट अ कंक्लूजन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब हम एक एक करके इनकम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उसने इंडिया में, मैं यहाँ पे फ्रेंड थोड़ी सी गलती करके 3 महीने आएंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 महीने रहा है। अब उसने 3 महीने 1/4/25 से लेके 30/6/25 तक इंडिया में काम करा है। अब सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में एक्रूवल का रूल क्या है कि सैलरी विल बी डीम्ड टू एक्रू और राइज एट अ प्लेस वेयर सर्विस इज रेंडर्ड। उसने 3 महीने इंडिया में काम करा है, इसका मतलब 3 महीने इनकम इंडिया में एक्रू होगी। और 3 महीने का इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है, तो वॉट एवर इज अ रेजिडेंशियल स्टेटस वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया, क्योंकि सर्विस रेंडर इन इंडिया। अब उसने 9 महीने बाहर काम करा है,
9 महीने के बेसिस पे फ्रेंड कितनी सैलरी हो गई 18 लाख रुपीज। अब सैलरी हमने रूल पढ़ा क्या, सैलरी कहाँ पे अक्रू होती है, वे सर्विस इज रेंडर। अब उसने 9 महीने की सर्विस कहाँ रेंडर करी है, आउटसाइड इंडिया। और अगर किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस RNOR है तो सिर्फ एक फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, कौन सी, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया। मैं लिख देता हूं, सेटअप आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर कोई आदमी RNOR है तो सिर्फ यही फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, रेस्ट ऑफ द फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। अब क्योंकि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस RNOR है तो जो इसने सर्विस जो फॉरेन में एक्रू हुई है, बिकॉज सर्विस हैज बीन रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इन दैट सिनेरियो ये 18 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब फ्रेंड उसने एक इनकम और अर्न करी है 1 लाख रुपए। ही प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विस टू हिज फ्रेंड इन इंडिया एंड फ्रेंड दैट पेड 1 लाख टू दिस मिस्टर एक्स इन USA। अब कंसल्टेंसी सर्विस का रूल क्या है, कंसल्टेंसी सर्विस का रूल ये है, कंसल्टेंसी इनकम विल एक्रू एट अ प्लेस वेयर इट हैज बीन कंज्यूम। यहाँ पे जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो कहाँ कंज्यूम हो रही है फ्रेंड, दो इट हैज बीन रेंडर्ड इन यूके। एक मिनट, वो यूके में गया, फिर मैं गलती तो लिख गया यूके, मैं यूके लिख गया USA। द कंसल्टेंसी सर्विस हैज बीन रेंडर्ड फ्रॉम USA बट कंज्यूम इन इंडिया। हम यहाँ पे मान ली जो कंसल्टेंसी सर्विस दी है उसने फ्रेंड को, इट हैज बीन कंज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ दैट फ्रेंड। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो कहाँ पे कंज्यूम हुई है, इंडिया में। और सेक्शन 9 डीम टू एक्रू राइज का रूल क्या है कि जहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस कंज्यूम हो रही है वहीं पे वो एक्रू होगी। तो 1 लाख रुपए की जो इनकम है ये इंडिया में एक्रू होगी क्योंकि इंडिया में कंज्यूम हुई है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इनकम कितनी इंडिया में टैक्सेबल होगी, 6 लाख रुपए, क्योंकि सर्विस हैज बीन रेंडर्ड इन इंडिया और कंसल्टेंसी सर्विसेज विच हैज बीन कंज्यूम्ड इन इंडिया। हैंस जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी वो कितनी होगी फ्रेंड, 7 लाख रुपए। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमने डिटरमाइन क्या करा, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का हमें समझ में आया कि उसकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमने वर्कआउट करा RNOR। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन में इनकम गिवन थी फ्रेंड्स उस इनकम को हमने लिख दिया। उसके बाद हमने सेक्शन 9 डीम टू एक्रू राइज का रूल लगा के हमने कंक्लूजन करा कि वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, एंड अकॉर्डिंगली वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. X being a citizen of USA was pursuing, friend गलती से लिख गया था, was pursuing his computer engineering in India since 1922. He completed his education on 30th 10 2004 and got employment in Indian company on 1/11/24. He was sent on project in Australia for 15 months and came back to in India on 1/1/26. His salary was 3 lakh rupees per month. He received the salary at the place where he was working. Determine his taxable income for PY 25-26. फ्रेंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ USA, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो मैंने लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में टेकअप करा, उस पर मैंने अलग क्वेश्चन बनाया है। अब यहाँ पे फ्रेंड हमें क्या निकालना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या आता है। अब ही सब बीइंग अ सिटीजन ऑफ USA, इसका मतलब हमारे पास जो हमने ऊपर रूल पढ़ा था नाइदर सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट PI ऑफ इंडिया, वो रूल सेम ही है। मैं यहाँ पे वो रूल को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो इंडिया में कब आया। देखिए हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस PY 25-26 की। ये कौन सा हो रहा है, 1/4/25 से लेके ये हो रहा है 31 मार्च 26 तक का हो रहा है। अब वो इंडिया को छोड़ के कब गया है, 1/11/24 को, इससे पहले गया है। और इंडिया में वो कब आया है, 1/1/26। इसका मतलब ही स्टे इन इंडिया फ्रॉम 1/1/26 till 31 मार्च 26। तो हमने क्या देखा कि मिस्टर एक्स स्टे इन इंडिया इन PY 25-26 फॉर मोर देन 60 डेज, 1/1/26 से 31 मार्च 26, ये हो गया। अब वो पिछले 4 सालों में इंडिया में कितना रहा है, हम बोल रहे हैं स्टे इन इंडिया फॉर पास्ट 4 ईयर फॉर मोर देन 365 डेज। क्यों, वो 1 सितंबर 22 से लेके कब तक इंडिया में रहा है, 30 अक्टूबर 24 तक। उसका इंडिया में स्टे आप काउंट करेंगे तो 365 डेज से ज्यादा हो गया। तो हमने इस कंडीशन पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए बोल दिया वो क्या हो गया फ्रेंड, रेजिडेंट। अब हमें यहीं पे नहीं रुकना, हमें चेक करना है वेदर ही इज अ ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
अब वो पास्ट 7 years में his stay was more than 729 days। देखिए वो इंडिया में कब आया, हमें यहाँ पे डेज एग्जैक्ट निकालने पड़ेंगे। 1/9/22 को आया। कब तक इंडिया में रहा है? 30 अक्टूबर 24 तक। तो 1/9/22 से लेके हम यहाँ पे चेक करेंगे 30 अक्टूबर 24 तक। अगर हम मोटा मोटा भी समझे फ्रेंड, 1/9/22 से लेके 31 अगस्त 23 तक भी, 31 अगस्त 24 तक भी जाते हैं तो मेरे 2 साल हो गए। 365 डेज इंटू 2 करते हैं तो फ्रेंड ये कितने हो गए दोस्त? 730 दिन। और वो और टाइम इंडिया में रहा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट डेज निकाल के सॉल्व करके बोल दिया है, मिस्टर एक्स स्टे इन इंडिया इन पास्ट 7 year फॉर मोर देन 729 डेज, ही स्टे इन इंडिया फॉर 790 डेज। अब उसने एक कंडीशन तो ये ब्रीच कर दी। अब हमें चेक करना है क्या वो इंडिया में, सॉरी ये वाली कंडीशन उसने ब्रीच कर दी। अब हमें चेक करना है क्या वो इंडिया में पास 10 ईयर में से 2 साल रेजिडेंट थे। अगर वो 2 साल रेजिडेंट रहा होगा तो ये कंडीशन भी ब्रीच हो जाएगी। हम वो चेक करते कैसे? देखिए वो इंडिया में कब आया फ्रेंड? 1/9/22 को। और अगर हम 22 की बात करें, 31 मार्च 23 तक वो इंडिया में रहा है। अगर आप ये डेज निकालते हैं, इट्स मोर देन 182 डेज। फिर 23-24 में इंडिया में रहा है वो पूरे का पूरा। अब 24-25 की बात करते हैं तो 24-25 में वो कब तक रहा है? 30 अक्टूबर 24 तक रहा है। ये भी 182 डेज से ज्यादा हो गए। इसका मतलब वो पिछले 3 सालों में, आउट ऑफ 10 years, पिछले 10 सालों में से 3 साल वो क्या है? रेजिडेंट हो गया। मीन्स ये कंडीशन भी ब्रीच कर दी। तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर एक इंडिविजुअल का स्टेटस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, देन इज ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो इसके लिए तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। अब देखिए वो इंडिया में कब आया? 1/1/26 को। उसने इंडिया में सर्विस कितनी रेंडर करी? 3 महीने की। 3 लाख रुपए पर मंथ है। इसका मतलब 9 लाख रुपए सर्विस रेंडर इंडिया में करी है, वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगी। बाकी 9 महीने उसने सर्विस कहाँ रेंडर करी है? आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया करी है तो इट्स एन इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया। बट क्योंकि ये इसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, देन फॉरेन इनकम इज आल्सो टैक्सेबल इन इंडिया। तो हेंस उसने 27 लाख रुपए की जो सर्विस इंडिया से बाहर एंटर करी है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, बीइंग इसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। हेंस हम बोलेंगे कि पूरे की पूरी 36 लाख रुपए की जो इसकी सैलरी है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड कि किस तरह से भी नीड टू प्रोसीड। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जब भी फॉरेनर या फॉरेन इनकम इन्वॉल्व होगी क्वेश्चन में, वी नीड टू फर्स्ट अराइव एट द रेजिडेंशियल स्टेटस। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं। Mr. X, being a citizen of USA but a person of Indian origin, was pursuing his computer engineering in India since 1/10/22. He completed his education on 30th September 24 and got employment in India company on 1/10/24. He was sent on project in Australia and came back to India on 1/1/26 due to illness of his father. His employer permitted to work from India for 6 months. Salary was 3 lakh rupee per month. Receive his entire salary. Determine his residential status for previous year 25-26। अब फ्रेंड यहाँ पे उसका स्टेटस क्या है? बीइंग अ सिटीजन ऑफ यूएसए बट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब वो PY 25-26 में ही केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट, क्योंकि उसके फादर इल थे। तो यहाँ पे जो हम रूल लगाएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का, कौन सा लगाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग ऑन विजिट टू इंडिया। यहाँ पे रूल क्या कहता है? ही नीड टू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। यहाँ पे ये रूल कहता है, क्योंकि बाकी रूल और है उसके यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे रूल क्या कहता है? अगर कोई इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज कमिंग ऑन विजिट टू इंडिया एंड स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। और उसके बाद हम जो चेक करेंगे NOR के लिए, वो 2 कंडीशन चेक करेंगे, इसको हम बेसिक कंडीशन बोल रहे हैं। इस लॉ के बाद हम आते हैं कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब उसने इंडिया में कितने समय रहा है फ्रेंड? वो 1/1/26 से लेके 31 मार्च 26। ये मेरे पास कितने हो गए? लगभग 90 दिन हो गए। इसका मतलब वो इंडिया में 182 डेज से कम रहा है। तो यहाँ पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कितना क्या हो गया फ्रेंड? सीधा हमने बोल दिया रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेजिडेंट। अब हम आते हैं फ्रेंड उसकी इनकम। इस क्वेश्चन में उसकी 2 इनकम आ रही है फ्रेंड। एक इनकम आ रही है 1/4/25 से लेके 31/12/25, जो उसने सर्विस इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया में रेंडर करी है।
और 1/1/26 से लेके 31 मार्च 26 जो सर्विस उसने इंडिया में रेंडर करी है। अकॉर्डिंगली हम आते हैं सैलरी सर्विस रेंडर इन इंडिया, क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने परमिट कर दिया था कि यू कैन डू वर्क फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे उसने सर्विस कहाँ रेंडर करी है, इंडिया में। और अगर सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में सैलरी की इनकम एक्रू कहाँ पे होती है, जब सर्विस रेंडर की जाती है। अब क्योंकि उसने सर्विस रेंडर इंडिया में करी है तो इट विल बी इनकम डीम्ड टू अक्रूवाइज इन इंडिया, और नॉन रेजिडेंट केस में वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब बाकी जो 9 महीने की इनकम है उसने वो सर्विस कहाँ रेंडर करी है, आउटसाइड इंडिया। फॉर नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, तो 27 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे। तो उसकी जो इंडिया में इनकम टैक्सेबल आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड, 9 लाख रुपए। तो आपको समझ में आया होगा कि सिंपल सा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से ही पूरे का पूरा मैटर चेंज हो गया, और सिंपल वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, इंडियन ओरिजिन में नहीं था, तो उसकी पूरी की पूरी 36 लाख रुपए इंडिया इनकम टैक्सेबल हो रही थी। बट इस क्वेश्चन में फ्रेंड क्या हो रहा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कमिंग टू विजिट इंडिया, उस केस में सिर्फ वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हुई है जो उसने सर्विस इंडिया में रेंडर करी है। अगेन सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस, देन विल सी कि कौन सी इनकम कहाँ पे अक्रू हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली विल टेक द कॉल। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Mr. X, citizen of USA, is a doctor and pursuing his practice in USA. He was visiting India for 100 days every year for last 5 years. In PY 25-26, he visited India on 1/7/25 to celebrate his marriage anniversary at Jaipur, being birthplace of his mother. Being birthplace of his mother, इसका मतलब he is a person of Indian origin. On celebration, he spent 2 lakh rupees. He received gift as under. Friends in USA transferred 3 lakh to his bank account in USA. His father gifted gold chain worth rupees 10 lakh to him in India. Friends in India transferred 4 lakhs to his bank account in India. Due to some emergency, he advised the patient in USA and received a fees of rupees 9 lakh in USA bank account. He left India on 15/11/25. During his stay in India, he sold his investment in USA and made a gain of 2.5 lakh. Determine his residential status and taxable income for PY 25-26. अब फ्रेंड इसके अंदर हम पहले रूल लगाते हैं। उसका रूल क्या लगेगा, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट क्योंकि उसका बर्थ प्लेस मदर का इंडिया में, इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का रूल क्या, हम उसके नीचे आते हैं। पीआई ऑफ इंडिया कमिंग ऑन विजिट टू इंडिया। हम यहाँ पे 2 टेस्ट चेक करते हैं। लेवल 1 टेस्ट, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन अ प्रीवियस ईयर, अगर वो है तो रेजिडेंट। फिर एनओआर के लिए हम अलग 2 बेसिक कंडीशन चेक करते हैं जो ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर वो लेवल 1 टेस्ट फेल कर देता है, देन वी चेक द लेवल 2 टेस्ट। लेवल 2 टेस्ट क्या कहता है, स्टे इन इंडिया फॉर PY फॉर 120 डेज और मोर, स्टे इन इंडिया इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर फॉर 365 डेज और मोर, एंड टोटल इंडियन इनकम। इंडियन इनकम कौन सी होती है फ्रेंड, जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई या इंडिया में एक्रू हुई इज मोर देन 50 lakhs इन अ प्रीवियस ईयर। अब फ्रेंड उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, वो इंडिया में कितने दिन रहा है। अगर हम चेक करते हैं वो इंडिया में कब आया है, वो इंडिया में आया फ्रेंड 1/7/25 को, एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑन 15/11/25। मैंने यहाँ पे चेक करके डेज एग्जैक्टली लिख दिया है कि स्टे इन इंडिया फॉर 138 डेज। पीवाई में वो 138 दिन इंडिया में रहा है। इसका मतलब लेवल 1 कंडीशन उसने ब्रीच कर दी, क्योंकि 182 डेज से कम रहा है। एंड स्टे इन इंडिया फॉर पास्ट 4 ईयर वॉज 400 डेज, क्योंकि वो हर साल 100 दिन आ रहा है। तो उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ये कर दी। His total Indian income is more than 15 lakh। इसको चेक करने के लिए फ्रेंड मुझे जाना पड़ेगा इनकम पे, जहाँ पे समझना पड़ेगा क्या उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है या नहीं है। तो अब हम ऊपर दोबारा से आते हैं, हम उसकी इनकम जो है, जितनी भी इनकम गिवन है उसको हम कैप्चर करते हैं और ये समझते हैं कि वो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है या इंडिया में एक्रू हुई है। कि इंडियन इनकम वही हो रही है जो इंडिया में इनकम रिसीव हुई है, एक्रू हुई है। उसके फ्रेंड्स ने 3 लाख रुपए उसे दिए। It's a gift received from a non-resident outside India. It's not deemed to receive, accrue or arise in India. Receive outside India. His father gifted gold chain worth rupees 10 lakhs in India. Gold chain from father है, not an income as a gift from father is not taxable. Hence ये income इंडिया में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि income की definition में fall ही नहीं कर रही है। Friends in India transfer 4 lakh to his bank account in USA. Friend गिफ्ट्स मेरे पास जो है उसके फ्रेंड्स ने दिए, रेजिडेंट्स ने दिए, और वो 4 लाख रुपए के हैं, 50,000 से ज्यादा है एग्रीगेट। इट्स अ इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9। तो 4 लाख रुपए इंडिया में माना जाएगा, एक्रू इंडिया में हुई है।
ड्यू टू सम इमरजेंसी ही एडवाइज द पेशेंट इन यूएसए एंड रिसीव अ फीस ऑफ 9 लाख इन अ बैंक अकाउंट. नाउ दिस इज अ टेक्निकल सर्विस, दिस इज टेक्निकल जैसे टेक्निकल सर्विसेज, क्योंकि ये क्या कहते हैं डॉक्टर है. और टेक्निकल सर्विस इन कहाँ पे एक्रू होती है फ्रेंड्स, जहाँ पे वो कंज्यूम हुई है. उसने सर्विस कहाँ से दी है, कंसल्टेंसी सर्विस इज एक्रूड एट अ प्लेस वेयर इट इज रिसीव्ड और यूज्ड. दो सर्विसेज रेंडर इंडिया में करी है बट कंज्यूम यूएसए में हुई है, तो 9 लाख रुपए की इनकम इंडिया में एक्रू नहीं होगी और ये रिसीव भी यूएसए बैंक अकाउंट में हुई है. तो ये दोनों बेसिस के ऊपर, ना एक्रूवल बेसिस के ऊपर और ना रिसीट बेसिस के ऊपर, ये इंडिया में मानी जाएगी कि इंडिया में इंडियन इनकम की डेफिनेशन में फॉल करेगी. अब फ्रेंड आते हैं, उसने ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट इन यूएसए एंड मेड अ गेन ऑफ 2.5 लाख. अब उसने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इन यूएसए बेची है, इट्स वी कैन से कैपिटल गेन. अब कैपिटल गेन का रूल क्या कहता है, सेक्शन 9 मेरा क्या बोलता है कि कैपिटल गेन विल बी एक्रू एट अ प्लेस वेयर कैपिटल एसेट इज सिचुएटेड. कैपिटल एसेट कहाँ पे सिचुएटेड है, यूएसए में. इवन तो उसने वो जब इंडिया में था तब वो इन्वेस्टमेंट बेची है, बट ये इन्वेस्टमेंट यूएसए में सिचुएटेड थी, तो 2.5 लाख रुपए इंडिया में भी एक्रू नहीं होंगे. तो उसकी जितनी भी इनकम डिटेल्स हमें गिवन थी क्वेश्चन में, उसमें से 4 लाख रुपए ही क्या होगी फ्रेंड, इनकम, इंडियन इनकम है जो इंडिया में एक्रू हुई है. हेंस उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से भी कम है. उसने लेवल 2 टेस्ट फेल कर दिया, तो सिर्फ उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट. अब नॉन रेजिडेंट के केस में कौन सी इनकम इंडिया में एक्रू होती है, इंडिया में टैक्सेबल होगी जो इंडिया में एक्रू हुई हो या इंडिया में रिसीव हुई हो. यहाँ पे 4 लाख रुपए की जो इनकम है वही इंडिया में एक्रू हुई है, तो हेंस उसकी जो टैक्सेबल इनकम है फ्रेंड कितनी इंडिया में होगी, 4 लाख रुपए. तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से वी नीड टू प्रोसीड. बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे भी अराइव कि इनकम कहाँ पे एक्रू हुई है, रिसीव हुई है, एंड देन विल मेक अ कॉल कि कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी. आइए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Mr. X, citizen of USA, is a famous musician. In FY 25-26, he came to India for a visit for 30 days. He furnished the following particulars of income relating to India. Income from music classes in India and fees received in USA 5 lakh. Teach music to USA student from India while he was in India and fees received in USA 2 lakh. Capital gain on the sale of shares of USA company while he was in India 4 lakh. Sale of t-shirt with signature in India and made a gain of 1 lakh. Calculate taxable income Mr. Y for Mr. X for PY 25-26. A friend Mr. X, citizen of India, he came to India for 30 days. तो सीधा हमने क्या बोल दिया, Mr. X is a non-resident. अब यहाँ जितनी इनकम है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं वो इनकम इंडिया में एक्रू हुई है कि नहीं हुई है. इनकम फ्रॉम म्यूजिक क्लासेस इन इंडिया एंड फीस रिसीव इन यूएसए 5 lakhs. अब फ्रेंड पहली इनकम कौन सी है, इनकम फ्रॉम म्यूजिक क्लासेस इन इंडिया एंड फीस रिसीव इन यूएसए. अब ये जो इनकम है म्यूजिक क्लासेस वाली इनकम है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक क्लासेस, देखिए हमारे पास एक रूल होता है सेक्शन 9 में, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. उसमें 3 चीजें कवर होती है फ्रेंड. एक मेरे पास कवर होती है टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. फ्रेंड अभी दो ही ध्यान आ रही, एकदम ध्यान नहीं आ रही, टेक्निकल सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं म्यूजिक क्लासेस, ये ना टेक्निकल में फॉल कर रहा है, ये कंसल्टेंसी में फॉल कर रहा है. एक ध्यान रखना कि आपको सीए इंटर में इंटरप्रिटेशन नहीं आएगी कि म्यूजिक क्लासेस जो है वो टेक्निकल सर्विसेज है या कंसल्टेंसी सर्विसेज है. तो यहाँ पे हमने कॉल ले ली कि म्यूजिक क्लासेस एक टेक्निकल और कंसल्टेंसी नहीं है, तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस वाला जो सेक्शन 9 का रूल है वो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हमने अप्लाई क्या करा है कि यहाँ पे सर्विस कहाँ रेंडर करी है, जो बेसिक रूल आ रहा है कि अगर आपने एक्टिविटी इंडिया में करी है, सर्विस इंडिया में रेंडर करी है, क्योंकि एफटीएस का स्पेशल रूल हम अप्लाई नहीं कर रहे. तो यहाँ पे जो म्यूजिक क्लासेस है उसने कहाँ पे रेंडर करी है, इंडिया में रेंडर करी है. इवन दो फीस हैज बीन रिसीव्ड इन यूएसए, तो ये 5 लाख रुपए क्या कहते हैं सर्विस रेंडर इन इंडिया है, तो 5 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल होंगे. अब एफटीएस का रूल जो मोर प्रोसाइजली है वो यहाँ सेकंड वाली पे एप्लीकेबल हो रहा है. टीच म्यूजिक टू यूएसए स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया व्हाइल ही वाज इन इंडिया एंड फीस रिसीव इन यूएसए. अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये जो म्यूजिक की सर्विस है ये टेक्निकल सर्विस में फॉल नहीं कर रही है. अब जब टेक्निकल सर्विस में फॉल नहीं कर रही है तो नॉर्मल सर्विस
कब इंडिया में टैक्सेबल होगी? जब सर्विस इंडिया में रेंडर कर रही है, इररिस्पेक्टिव वो कहाँ पे कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस की सर्विसेज उसने कहाँ रेंडर करी है? इंडिया से रेंडर करी है। रिसीव कहाँ पे हो रही है फ्रेंड? यूएसए में रिसीव हो रही है। तो ये 2 लाख रुपए जो फ्रेंड है ये इंडिया में टैक्सेबल होंगे, बिकॉज म्यूजिक इज नॉट फॉलिंग इन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। ये हमने एक कॉल ली है। इन सच केसेस सर्विस इज टैक्सेबल इन द कंट्री वेयर इट हैज बीन रेंडर्ड। तो सर्विस हैज बीन रेंडर्ड इन इंडिया इवन दो इट हैज बीन कंज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया। तो ये जो 2 लाख रुपए ये माना जाएगा इंडिया में एक्रू हुई है, हेंस इंडिया में टैक्सेबल होगी। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ यूएसए कंपनी व्हाइल ही वाज इन इंडिया, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। कैपिटल गेन कहाँ पे एक्रू होता है? जहाँ कैपिटल एसेट सिचुएटेड है। यहाँ पे ये इसने कौन से शेयर बेचे? इसने शेयर बेचे यूएसए कंपनी के। तो ये जो कैपिटल गेन है ये कहाँ पे एक्रू होगा फ्रेंड? आउटसाइड इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन अ कंट्री इन विच कैपिटल एसेट इज सिचुएटेड। शेयर ऑफ यूएसए कंपनी इज अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन यूएसए, हेंस ये जो कैपिटल गेन है इवन तो उसने कब बेचे? जब वो इंडिया में था, बट क्योंकि कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, सॉरी यूएसए में सिचुएटेड है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। सेल ऑफ टी शर्ट विद सिग्नेचर इन इंडिया एंड मेड अ गेन ऑफ 1 लाख रुपीज। फ्रेंड यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूँ आपको, आइए मैं बताता हूँ। अब टी शर्ट विद सिग्नेचर वी कैन से इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन अ कंट्री, जो हमने रूल लिखा इन विच कैपिटल एसेट इज सिचुएटेड। सिंस टी शर्ट इज सिचुएटेड इन इंडिया, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब कैपिटल गेन टी शर्ट बेची है विद हिज सिग्नेचर, वी कैन नॉट से इट्स अ पर्सनल अफेक्ट्स। He's a famous musician, तो टी शर्ट विद हिज सिग्नेचर कैन बी से इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा, और वो कैपिटल एसेट जो है उसने जब बेची है वो इंडिया में सिचुएटेड थी। तो जो 1 लाख का गेन होगा फ्रेंड इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख और 1 लाख 8 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल होंगे फ्रेंड। टोटल मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो 8 लाख रुपए ये इंडिया में टैक्सेबल होंगे। तो फ्रेंड आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी स्कोप ऑफ इनकम का क्वेश्चन आएगा आपको पहले रेजिडेंशियल स्टेटस और फिर आपको सेक्शन 9 की डीप नॉलेज होनी चाहिए। इस पे मैंने जो वीडियो डाला हुआ आप प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आप पे। Mr. X is a citizen of India and is working in USA since last 12 years. He stayed in India for 4 years preceding FY 25-26 for 400 days. In FY 25-26, due to illness of the father, he was forced to stay in India from 1/5/25 till 30th September 25, and employer allowed him to work from India during this period. His income particulars for FY 25-26 is as under. Salary income is 2 lakh rupees per month. Short-term capital gain on sale of listed Indian equity shares in April 25. Interest income in USA bank account 4 lakh rupees. Friend, first of all we need to arrive at the residential status. आइए हम समझते हैं। अब now he is a person of citizen of India is coming to India for the purpose of visit. तो यहाँ पे मैं PIO लिख गया, citizen of India कमिंग ऑन विजिट। फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कितनी गलती करी है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं खुद टाइप करता हूँ और खुद ही मैं इन क्वेश्चंस को टाइप करके सॉल्व लिखता हूँ, तो थोड़ी कई बार कॉपी पेस्ट में एरर हो जाते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे जो रूल है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, पहला लेवल। लेवल 2 टेस्ट क्या कहता है, स्टे इन इंडिया फॉर PY, जो हमने लेवल 2 टेस्ट पढ़ा हुआ है। एक लेवल 2 टेस्ट के बाद 3 आता है, एप्लीकेबल नहीं है, तो हमने सीधा लिख दिया लेवल 2 टेस्ट फेल होता है तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। वो इंडिया में कितने दिन रहा है, 153 डेज। वो हमने कैसे निकाले फ्रेंड्स, वो इंडिया में कहाँ से रहा है, वो इंडिया में 1/5/25 से लेके इंडिया में रहा है 30/9/25 तक। तो ये अगर हम डेज कैलकुलेट करते हैं इट कम्स टू 153 डेज। तो यहाँ पे हमने लिखा कि वो इंडिया में 153 डेज रहा है, और इंडिया में क्योंकि उसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर लेवल 1, लेवल 2 टेस्ट करते हैं तो 120 डेज रहा है, और क्वेश्चन बोला पास 4 सालों में 400 दिन रहा है। अब हमें चेक करने की बात क्या है, क्या उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है या नहीं है। अब हम उसके लिए इनकम पे आते हैं फ्रेंड। अब वो इंडिया में कितने दिन रहा है,
ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट। अब उसने इंडिया में यहाँ पे जो वर्किंग करी है 1/5 से 30/9 करी है, ये कितने हो गए फ्रेंड, अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने। तो 5 महीने उसने सर्विस इंडिया से रेंडर करी है। हमने ऊपर पढ़ा है कि सैलरी कहाँ पे अक्रू होती है, जहाँ पे सर्विस रेंडर करी है। तो जो 5 महीने की जो उसकी सैलरी है वो इंडिया में अक्रू होगी, सर्विस इंडिया इन इंडिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर अप्रैल, उसने वो शेयर कब बेचे, अप्रैल 25 में, जब वो यूएसए में था फ्रेंड। बट कैपिटल गेन कहाँ पे अक्रू होता है, जहाँ पे कैपिटल एसेट सिचुएटेड होती है। तो कैपिटल एसेट कहाँ पे सिचुएटेड थी, इंडिया में थी। तो 6 लाख रुपए जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है। तो बाकी जो 7 महीने की सैलरी है वो इंडिया में अक्रू नहीं होगी, बिकॉज सर्विस हैज बीन रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। Now interest income in USA bank account, again it's not taxable in India because money has been used outside India। तो अगर हम बात करते हैं हमारे डाटा के हिसाब से दो ही इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, 10 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। तो इंडिया में अक्रू कितनी हो गई फ्रेंड, 16 लाख रुपए। तो हैंस उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, RNOR हो गया। अब RNOR में कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, जो इनकम इंडिया में अक्रू रिसीव हुई हो। और फॉरेन इनकम कौन सी होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो वाली चीज है नहीं। तो यहाँ पे दो ही इनकम जो आ रही है, कौन सी, सैलरी इनकम विच हैज बीन रेंडर्ड फ्रॉम इंडिया और STCG, ये दो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। है जो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, वी कैन कंक्लूड 16 लाख रुपए इंडिया में उसकी इनकम ये टैक्सेबल होगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, हमने कितने क्वेश्चंस करे, 6 क्वेश्चंस करे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरह से हमें स्कोप ऑफ इनकम के क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड देन वी नीड टू मेक यूज ऑफ दिस सेक्शन 9। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड क्वेश्चंस। थैंक यू।